हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारी अभी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज हमारा 10th जो है डे है और अभी हम लोग जो है 30-40 क्वेश्चन करेंगे फास्ट रिवीजन, जो कि आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि CGL, NTPC, RPF एग्जाम आदि में पूछे गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोला गया है इसमें, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, उसे क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर पोमोलॉजी फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा एपीकल्चर, डी हमारे पास सस्य विज्ञान और सी हमारे पास ओलेरीकल्चर। तो देखिए यहाँ पर सब्जियों के उत्पादन की जब बात की जाए और भंडारण की जब बात की जाए तो हमारे पास ओलेरीकल्चर होगा दोस्तों। पोमोलॉजी यहाँ पर किसे कहते हैं, फलों के लिए दोस्त, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, फलों के लिए कहते हैं हम लोग। एपीकल्चर क्या कहते हैं, देखिए मधुमक्खी, मधुमक्खी का खेती वगैरह पालन करना उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है दोस्त, इसको ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट का हमारे पास ऑप्शन सी फॉर चैपलिन इज राइट होगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन इसको लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बोला गया, एक केंद्रक झिल्ली के एक साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं के रूप में नामित किया जाता है। देखिए बताना है आपको, जिसमें केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक होना चाहिए, तो उस कोशिका को किससे हम नामित करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होगी या यूकैरियोटिक सेल होगी, यही बताना है, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारे पास होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होगा, इसमें प्रोकैरियोटिक वाले में केंद्रक नहीं होता है। तो किस में बचेगा हमारे पास, यूकैरियोटिक में केवल बचेगा, ठीक है दोस्त, इसको ध्यान रखना है आपको। तो 2 का हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर, देखते हैं 3 क्या बोला गया है। 3 देखिए क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डेड का निरीक्षण करते हुए किस कोशिका की खोज की। अब देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक जो है भैया जब खोज किए थे कोशिका की, तो चट्टान पर किए नहीं, पत्ती पर किए नहीं, बालू के कणों पर किए नहीं, केवल कार के टुकड़े पर किए थे, और वो भी जीवित नहीं, मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, मृत कोशिका की खोज की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण क्या होता है दोस्त, पूर्वावस्था होता है। क्या होता है हमारे पास, पूर्वावस्था होता है। उसके बाद हमारा मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था, फिर अंत्यावस्था होगा। बस 4 सीरियल होते हैं हमारे पास। तो 4 का हमारे पास हो गया ऑप्शन ए फॉर आलमगीर इज राइट। कब पूछा गया है, देखिए SSC JEE में पूछा गया है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। देखिए 5 क्या बोला गया है। 5 बताया गया हमारे पास, निम्नलिखित में से सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन वही हो गया हमारे पास, पूर्वावस्था इसमें आ जाएगा। अभी बताया जस्ट इसके पहले क्या आ जाएगा इसमें, पूर्वावस्था आ जाएगा, बस ध्यान रखना है आपको। तो ए ऑप्शन इज राइट होगा 5th का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, डेड को कोशिका के सुसाइड बैंक के रूप में जाना जाता है। अब देखिए कोशिका का सुसाइड बैंक किसे कहते हैं हम लोग, कोशिका का सुसाइड बैंक, कास्ट अपद्रव्यता लिग्निन को, बी जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं, सी कोशिकारा सेलुलोज को बोलते हैं, या डी लैनकाय लाइसोसोम को बोलते हैं। तो सुसाइड बैंक की जब बात की जाए भैया हम बोलेंगे किसको, लाइसोसोम को, ठीक है, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैंक बोलेंगे इसे। देखिए आत्महत्या को हम लोग लिखते हैं सुसाइड, सुसाइड लिखते हैं आत्महत्या को, तो यहाँ पर लिख के आ गया इंग्लिश में भैया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो 6 का हमारे पास हो जाएगा डी फॉर धर्मसेना इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। अब देखिए प्रोटीन कहाँ बनाया जाता है, लिखा है रेटिकुलम में, बी गाल्जी एपरेटस में, डी लाइसोसोम में, या राइबोसोम में। अब प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है, तो प्रोटीन कहाँ बनाया जाएगा, राइबोसोम में बनाया जाएगा, बस इसको ध्यान रखना है। या हमारे पास 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, पहला होगा भैया रफ मतलब खुरदरा, दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, एक चिकने प्रकार का होगा जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होती है, बस इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए इसको,
कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक कौन थे हमारे पास? कोशिका सिद्धांत अब हम लोग जानते हैं, लेमार्क होंगे भैया, टैबेनेरस ये नहीं होंगे, विटेकर और स्टेनले ये नहीं होंगे, बस स्लाइडेन और स्वान होंगे। बस इसको ध्यान रखना है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। बस कब पूछा गया है? एसएससी 10+2 CHSL 24/1/17 का क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश डैश को कोशिका के शक्तिग्राह पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। अब कोशिका का पावर हाउस हम लोग जानते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कब पूछा गया? 19 में और 20 में लगातार। CGL टीयर फर्स्ट में पूछा गया। देखिए CPO SSC लगातार, ये आपके रेलवे NTPC में भी पूछा जाता है लगातार। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 10 इसको। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या होगा? पादप कोशिकाएं आप जानते हैं, जैसे पेड़ की सबसे बाहरी अगर देखा जाए तो उसमें क्या पाया जाएगा? तो उसमें कोशिका झिल्ली तो अंदर होती है, बाहरी नहीं होगी। गाल्जी उपकरण है तो कोशिका के अंदर होता है। लाइसोसोम भैया ये अंदर होगा। तो कोशिका भित्ति सबसे बाहर हमारे पास होगी, जिसको हम सेल बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल बॉल बोलते हैं। जैसे घर के बाहर दीवारें होती है बॉल, तो कोशिका भित्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास डी ऑप्शन इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं जाइलम और फ्लोएम हमारे पास पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम का काम जल ले जाने का है और फ्लोएम का काम हमारे पास खनिज लवण या खाना वगैरह ले जाना होता है। खनिज लवण वगैरह ले जाने का काम ये करता है। कोशिका द्रव्य ये अंदर पाया जाता है, तो ये इसको जो है कठोर नहीं प्रदान करता है। तो सेलुलोज हमारे पास पाया जाता है किसमें? जटिल पदार्थ है जो कि पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। बस इसको ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? आपके कैरोटीन देखें आप लोग, गाजर का कलर देखे होंगे, हरा तो हमारे पास क्लोरोफिल देता है, ये तो होगा नहीं। गुलाबी भैया पिगमेंट ये भी नहीं देता है, नीला नहीं देगा। तो कैरोटीन हमारे पास जो होता है वो नारंगी कलर का होता है। बस इसको ध्यान रखना। गाजर देखना कभी कभी नारंगी कलर की होती है, उसमें कैरोटीन मिलता है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताया गया। 13, अब पौधों का जो है हरा रंग किसके कारण होता है? ये तो हम जानते हैं, यूरिया के कारण होगा नहीं, क्लोरोफिल के कारण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण नहीं, केवल हमारे पास क्लोरोफिल के कारण होता है। बस इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की त्वचा की बाह्यतम परत निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? त्वचा की अगर बाहरी परत की बात जब की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। बस ध्यान रखना है, एपिडर्मिस उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD में। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर 15, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? अब देखिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, इसके एनालिसिस बता देते हैं। देखिए यहाँ पर वसा ऊतक, यहाँ पर लिख लीजिए वसा ऊतक और रक्त हमारे पास एक ही प्रकार के ऊतक हैं। रक्त ये किस प्रकार के ऊतक हैं हमारे पास? तरल संयोजी ऊतक हैं। तरल संयोजी ऊतक हैं दोनों। कैसे हैं हमारे पास? तरल संयोजी ऊतक हैं। बस इनको ध्यान रखना, दोनों हमारे पास क्या होंगे? वसा ऊतक और रक्त होगा हमारे पास। क्या होगा? तरल संयोजी ऊतक होगा भैया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, मतलब संयोजी ऊतक आपको ध्यान रखना है। ब्लड टिश्यू हमारे पास तरल होगा, ये ब्लड, तो संयोजी ऊतक है, बस इसको ध्यान रखना। वसा ऊतक क्या है हमारे पास? संयोजी ऊतक है भैया, ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। अब देखिए भोजन पहुंचाने का काम जो है हमारे पास पौधे में, जाइलम तो जल पहुंचाता है, ये तो होगा नहीं है, बस ध्यान रखना है आपको। फ्लोएम हमारे पास क्या करता है? ये खनिज लवण और खाना पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। पैरेन्काइमा, स्कोलेन्काइमा, ये देखिए पैरेन्काइमा जो होता है हमारे पास क्या करता है? ये उसको विभाजित करता है पौधे के। ठीक है, पौधे में जैसे नहीं मक्के का हमें अगर ले लें तो उसमें क्या करता है? उसमें विभाजन का कार्य करता है ये, तो इसको ये तो गलत हो जाएगा हमारे पास। स्क्लेरोकाइमा नहीं होगा, बस फ्लोएम हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का टिश्यू होगा हमारे पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार DNA से संबंधित नहीं है? तो DNA से संबंधित नहीं है ये बताना। देखिए DNA में हमारे पास क्या क्या पाया जाएगा? DNA में हमारे पास
थायामीन पाया जाएगा, थायामीन, थायामीन पाया जाएगा, और गुआनिन पाया जाएगा, और एडेनिन पाया जाएगा, एडेनिन, ये तीनों पाए जाते हैं। बट यूरेसिल हमारे पास नहीं होता है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है आपको, यूरेसिल नहीं होता, ये आरएनए में होगा। किसमें होगा? ये आरएनए में होता है, बस ध्यान रखना है इसको, ठीक है, आरएनए में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे पास सी फॉर चैपलिन इज राइट हो गया आंसर, बस इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बताया गया है, डैट डैट डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब देखिए प्रोटीन बनाता है कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल, ये तो मिलेगा नहीं। सिट्रिक अम्ल, ये तो विटामिन सी में पाया जाता है, ये नहीं होगा। नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा भैया। एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, बस इसको ध्यान रखना है। इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? सी होगा, कार्बन, हाइड्रोजन होगा, और नाइट्रोजन होगा, और ऑक्सीजन होगा। 4 कंपोनेंट मिलके एमिनो एसिड बनाते हैं, बस ध्यान रखना, प्रोटीन बनाते हैं। CHNO मतलब 4 हमारे पास ये होंगे। बस क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास ऑप्शन जो है बी हो गया दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? देखिए नाखून, बाल और त्वचा की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर केवल हमारे पास कैरोटीन होगा, बस इसको ध्यान रखना है। क्योंकि बाल की जब बात आएगी, नाखून की जब बात आएगी, हमारे पास इन दो में ही कैरोटीन मिल जाएगा, तो त्वचा में भी ऑटोमेटिक ये रहेगा, बस इसको ध्यान रखना है। लेमेनिन नहीं होगा, फाइब्रोनेक्टिन ये नहीं होगा, कोलेजन ये नहीं होगा, एक प्रकार की शर्करा है ये, ठीक। 19 का हमारे पास हो गया ऑप्शन ए फॉर आलमगीर इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लिख लीजिए इसको, ये रिपीटेड है, फिर हमें लग रहा है 2 टाइम्स आ गया, फिर इसको लगा लीजिए वही बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 21 लिख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सेब है, गेहूँ है, सोयाबीन है, और मूंगफली है। प्रोटीन की जब बात की जाए तो सोयाबीन में हमारे पास प्रोटीन भैया ज़्यादा होती है, लगभग 46% के बराबर यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सोयाबीन में ज़्यादा होगी, बस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बताया गया है। 22 लिख लीजिए यहाँ पर, प्रोटीनों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीनों का निर्माण अभी बताए थे आपको, प्रोटीनों का निर्माण जो है एमिनो अम्ल से होता है, बस। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। एमिनो अम्ल से बनकर प्रोटीन बनता है, बस। बसा अम्ल काट दीजिए, नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, बस। 22 का हमारे पास ये ऑप्शन इज राइट होगा। देखते हैं 23 क्या बोला गया है। 23, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? अब देखिए दूध में जो है एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? ये हमारे पास अंडे में पाया जाता है। दूध में बात की गई है तो दूध में केसिन केवल पाया जाएगा, इसको बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। दूध में क्या पाया जाता है हमारे पास? प्रोटीन, केसिन पाया जाता है, बस इसको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, लार में देखिए कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में हमारे पास कौन सा होता है दोस्त? ये ध्यान रखना है आपको, एमाइलेज पाया जाता है लार में, एमाइलेज। टाइलिन यहाँ पर नहीं लिखा होगा। एंजाइम की जो बात की जाएगी एमाइलेज, ये क्या करता है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, किसमें? ग्लाइकोजन में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। टाइलिन यहाँ पर नहीं, एमाइलेज लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो हमारे पास 24 का सी एमाइलेज हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन 25 देखते हैं। 25, जटिल खाद्य पदार्थ डैट डैट डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स हमारे पास जो है ये क्या है? ये दिखाई नहीं देते, अंदर पाए जाते हैं। इनसे क्या है? हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, तो इससे जटिल पदार्थ तो टूटेंगे नहीं, इसको बस काट देना इसी हिसाब से। दूसरा, कवक का कोई काम नहीं यहाँ पर, जीवाणु कोई होगा नहीं, केवल कौन काम करेगा? एंजाइम, बस इसको ध्यान रखना है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में विघटित कर देते हैं, कौन? एंजाइम भी, ध्यान रखना है। 25 का हमारे पास बी इज राइट ऑप्शन। देखते हैं हमारे पास 26, 25 हो गया है, 26 ऑप्शन, हाँ ठीक, 26। ग्लाइकोजन जो है कि एकल इकाई है। ग्लाइकोजन देखिए, ग्लाइकोजन किसी इकाई है? ग्लूकोज की है। किसकी है? ग्लूकोज की है, बस इसको ध्यान करना। ग्लूकोज जब टूटता है तो किस में जाता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, बस इसको ध्यान रखना है। किसकी हमारे पास? ग्लूकोज की इकाई है, बस इसको ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बताया गया है? मानव लार में लारदार डेडेडस नामक एक
किण्वक एंजाइम होता है, और श्वेतसार स्टार्च जो एक मिश्रित अणु है जो शर्करा को विघटित करता है। किसमें? अब देखिए लार में जो है लारदार पदार्थ पाया जाएगा। एंजाइम होता है जो श्वेतदार स्टार्च को एक मिश्रित अणु, देखिए प्रोटीएज में, ऑप्शन ए हमारे पास, बी पेप्टाइडेज में, सी एमाइलेज में, या डी लाइपेज में। अब क्वेश्चन फिर एक बार पढ़िए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब आया है हमारे पास? ये चेसल 2020 में पाया गया है। लारदार एक पदार्थ है, एक किण्वक एंजाइम ही, और श्वेतदार स्टार्च जो एक मिश्रित अणु है शर्करा में विघटित करता है। देखिए किसमें तोड़ दिया उसने? शर्करा में। तो कौन सा है हमारे पास? एमाइलेज है, बस इसको ध्यान रखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की कला आ गई, बस यहीं से आप इसको पकड़ लेंगे। शर्करा में तोड़ दिया इसने, तो कौन सा होगा हमारे पास? एमाइलेज। बस 27 का हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट होगा। देखते हैं 28 क्वेश्चन क्या बताया गया है। 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपका। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? बस 6 गुणसूत्र नहीं होते हैं भैया मानव कोशिका में। 26 नहीं होंगे, 66 नहीं होंगे, बस हमारे पास होंगे 46, मतलब 23 जोड़ी। बस इसको ध्यान रखना है भैया। कितने आएंगे जोड़ी? 23 जोड़ी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर लिख लीजिए 29। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? बताए थे आपको हम पिछली क्लास में, पुरुष में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं हमारे पास? यक्स और वाई। और स्त्री में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं भैया? दोनों यक्स होंगे हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर, अगर देखिए दोनों यक्स यक्स गुणसूत्र जब मिलते हैं माता पिता के, तो यक्स यक्स होगा, तो हमारे पास क्या होगा? ये लड़की का जन्म यहाँ होता है। बस इसको ध्यान रखना आपको। अगर यक्स वाई हमारे पास गुणसूत्र यहाँ पर मिलते हैं, यक्स और वाई, यक्स और वाई होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर? बॉय, मतलब लड़के का जन्म होता है। बस इसको ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर पुरुष के लिए बोला गया है, तो हमारे पास होगा यक्स और वाई। बस इसको ध्यान रखना है। माता के लिए, लड़की के लिए यक्स यक्स गुणसूत्र होंगे। देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या बोला गया है। 30, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारित करते हैं। जहाँ यक्स यक्स का परिणाम अभी बता दिया आपको, यक्स यक्स जब होगा तो केवल लड़की का जन्म होगा। बस इससे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर लड़का लड़की हो सकता है, संभावना बताई जा रही है, गलत हो जाएगा। ट्रांसजेंडर नहीं होगा, लड़का होगा जब हमारे पास यक्स और वाई होगा। तो यहाँ पर लड़की यक्स यक्स बोला गया तो लड़की का जन्म होगा। 30 का हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट होगा। देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या बोला गया है। 31 लिख लीजिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है? देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, जीवाणु है, मशरूम है, कवक है और रोटी का फफूंद। देखिए कवक, मशरूम और रोटी का फफूंद, ये तीनों प्रकार के फंगस हो जाएंगे। तो मोनेरा जगत से केवल एक बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा? बैक्टीरिया। बस इसको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये तीनों दोनों हमारे पास सी बी और डी, ये हमारे पास फंगस के हो जाएंगे ऑप्शन। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज राइट होगा, जो जीवाणु बचेगा। ठीक है, मोनेरा से संबंधित। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या बताया गया है। 32 अमीबा डायडाडस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? देखिए पोरीफेरा नहीं आता है भैया अमीबा। एनिलिडा में जोंक वगैरह आती है। ठीक है, एनिलिडा में कौन आती है? जोंक। प्लेटी हेलमिंथीज में क्या आते हैं? चपटी क्रम वाले आते हैं हमारे पास, चपटी क्रमी वाले जीव आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे इसमें अगर देखा जाए संघ प्लेटी हेलमिंथीज में, तो उसको बोलते हैं एस्केरिस वगैरह। क्या बोलते हैं इसमें? एस्केरिस, ये आती है एस्केरिस वगैरह। और जो हमारे हाथों में नहीं पाए जाते रेप्टाइल वर्ग वाले कुछ जीव जंतु, वही इसमें आते हैं। तो अमीबा किस में आ जाएगा? प्रोटोजोआ में आता है दोस्त, इसको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? बस कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं। कौन है? कैरोलस लीनियस। यहाँ पर कार्ल लीनियस लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होता है, इसको कैरोलस ही लिखा जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कब पूछा गया। देखिए CHSL 10+2 17 में पूछा गया है क्वेश्चन ये। देखते हैं 34 क्वेश्चन बोला गया है। देखिए क्या बोला गया। हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित किस संघ का उदाहरण है? हाइड्रा देखिए यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथीस बताए थे आपको, चपटी क्रम वाले, ये होगा नहीं। निमेटोडा ये नहीं होगा इसमें। देखिए सिलेंडेटा है यहाँ पर, और पोरीफेरा में नहीं आएगा। हाइड्रा हमारे पास किस में आएगा? संग सिलेंडेटा में आएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सिलेंडेट्स इसको बोलते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अरे सारे क्वेश्चन इस खत्म। चलिए दोस्तों, हमारे पास जो 34 क्वेश्चन हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग जो है नोट भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।
लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।